रेगिस्तान के धूप में भी महलों की छाँव है। ये राजस्थान हमारा संस्कृति का गांव है। पग पग घूमे यहाँ इतिहास के किस्से, यहाँ की हर एक रीत दुनिया में सबसे खास है। और अब ये राजस्थान एक नया इतिहास बन रहा है, जहाँ शौर्य की बात होती थी वहाँ पर अब सेहत की भी बात होने वाली है, क्योंकि हमारे आज खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग और आरोग्य की। तो हमारे खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रोशनी और मेरे साथ हैं मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत अलबेलो राजस्थान में। जिस तरह की बात रोशनी जी आपने कही है, राजस्थान की जो महत्ता बताई है, तो वास्तव में यहाँ की परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, लोक संगीत, नृत्य, मेले, त्यौहार, इतनी सारी जो विविधताएं हैं हमारे राजस्थान की, उसमें एक विशेषता ये भी है कि राजस्थान का जनमानस अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक है। अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ के किसान भाई बहन अपनी सेहत के प्रति जिस तरह से सजग रहते हैं, उतने ही सजग हम शहरवासियों को भी रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता के दौर में हम अपनी सेहत को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन हम अपने ग्रामीण इलाकों से सीखें तो वहाँ की चुस्त दुरुस्त ज़िंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि अपनी सेहत को अगर हम जागरूक रहेंगे उसके प्रति, तो हम अपने देश को भी बिल्कुल युवा बनाए रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बस आने को है 21 तारीख को, और इस बार हम इस ध्येय वाक्य के साथ कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्यों ना अभी से उस पर बात की जाए। जो लोग कहीं ना कहीं योग से पीछे रह जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते, उनको हम अभी से जागरूक करें कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में योग को अपनाइए, ताकि आप सेहतमंद रहें, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर सेहतमंद रहे। तो आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो अतिथि यहाँ पर अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर आए हैं, वो हैं राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमान सुबीर कुमार IAS। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सुबीर कुमार साहब आपका अलबेलो राजस्थान में। आज आप आए हैं सुबीर कुमार साहब, तो हम आयुर्वेद और योग दोनों का परस्पर संबंध और उस बारे में जितना भी अब तक उपलब्धि हम अर्जित कर चुके हैं और जो करने वाले हैं उस बारे में हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, आज योग की बात होगी और आरोग्य की भी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और जो हमारे खास मेहमान हैं आज हम उनसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक उत्सव की तरह बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि जो योग है उसको वैश्विक तौर पर जो पहचान मिली है, इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में इसकी परिकल्पना की थी। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये सब लोगों ने, संपूर्ण राष्ट्र ने मिलकर संकल्प लिया था, ये 21 जून को सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और उसकी परिणति में हम लगभग 200 से अधिक देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हम अपना रहे हैं और योग को अपने जीवन में सम्मिलित कर चुके हैं। मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि मेरी बेटी जो अमेरिका में है जी, उसने भी मुझे अवगत कराया है कि वहाँ की जितनी वाइट पॉपुलेशन है वो सब अपने लिए समय निकालती है आजकल। प्रतिदिन सुबह का जो समय होता है उसमें सब लोग योगा करते हैं। और हिंदुस्तान में योग का उद्भव हुआ है। योग और हमारे प्राणायाम और जो भी हमारी मेडिटेशन है, ये यहाँ ये संस्कृति की परिचायक है। बिल्कुल। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम इसको भूल चुके थे या इसकी महत्ता नहीं दे रहे थे, लेकिन आज के जो लाइफस्टाइल है, जो फास्ट लाइफस्टाइल है, जंक फूड की लाइफस्टाइल है, उसमें इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में जो राजस्थान है, ये योग का सिरमौर कहते हैं हम इसको। इसलिए कहते हैं कि पिछले कई वर्षों से राजस्थान ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष हमारा जो योगा संगम पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें लगभग 85 लाख लोगों ने 68,000 स्थानों पे योगा किया। वाह वाह। और हम यूपी जो सबसे बड़ा पॉपुलर स्टेट है वो दूसरे स्थान पे रहा, 44 लाख लोगों ने किया वहाँ पे। तो देखिए कि हम दोगुने से भी ज़्यादा एक छोटा स्टेट होने के बाद भी पॉपुलेशन वाइज हमने इस रिकॉर्ड को अचीव किया है। और यहाँ तो मैं देखता हूँ कि हर घर में योग है, हर घर में आयुर्वेद है,
बिल्कुल। और ये संस्कृति यहाँ की राजस्थान की पूंजी है और इसे हमें और प्रसारित करना है जी और आगे बढ़ाना है। जी 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 जी। सुबीर साहब, जैसा कि शुरुआत में हम लोगों ने बात की कि इस बार का जो ध्येय वाक्य है, जो थीम है हमारा योग का, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसके पीछे की क्या इस बार की तैयारी है? जैसे आपने बताया कि हमारी उपलब्धि रही, हम बहुत आगे रहे, तो इस बार भी हम कितना और आगे जाने वाले हैं, या सभी राज्यों को साथ लेकर चलने वाले हैं और देश को आगे ले जाने वाले हैं? बिल्कुल। अभी तक हमारा जो योगा संगम पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है वो 90,000 के आसपास स्थानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वाह वाह वाह। और पिछले वर्ष तो हम 68,000 पे ही थे जी। तो इस वर्ष हमारा ध्येय है कि हम जो 1 करोड़ की संख्या है उसको भी हम पार कर लें। जी। सारे जिला कलेक्टर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं जी कि 21 जून को सारा संपूर्ण राजस्थान योगमय हो जाए। बिल्कुल। सब लोग कहीं भी किसी भी स्थान पे जहाँ पे योग का आयोजन हो रहा है जी वहाँ जाए। और जो समय है, एक प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा 7 बजे के पहले जी। और 7 से लेकर 7:50 तक जो एक योगा का प्रोटोकॉल है जी जिसमें सब निर्धारित है कि कैसे प्राणायाम होगा, कौन सी योगासन किए जाएंगे। जी। संपूर्ण राष्ट्र में एक ही योगा प्रोटोकॉल से सब लोग योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। जी। तो ये अगर हम इसको जीवन में उतार लें, बिल्कुल तो सही। मैंने स्वयं महसूस किया है। मैं पिछले 1 वर्षों से जब विभाग में आया हूँ तब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है जी जी। और मैंने खुद में अपनी एक उपलब्धि महसूस की है कि मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ, जी बिल्कुल शीतल, जी। और सबको सब बातों को अपना रिस्पांस देता हूँ। हाँ हाँ। पहले मैं रिएक्ट किया करता था, आजकल मैं रिस्पांस देता हूँ समझ के हर बात को। अगर मुझे लगता है कि हम इसको अपने जीवन में उतार लें जी जी। तो हमारी आधी जो क्राइम है, बिल्कुल। जो फिट ऑफ रेज में होती है, गुस्से में होती है, वो कम हो जाएगी बिल्कुल सही। और संपूर्ण राष्ट्र जो है एक बेटर प्लेस हो जाएगा जीवन जीने के लिए। बिल्कुल जी, आपने सही बिल्कुल। कहा, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और जी। राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से नए नए वर्कशॉप किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें? देखिए 2 मई से हमने शुरू कर दिया था। जी। हमने जितने भी योग के मनीषी हैं जी। उनको हमने OTS में इनवाइट करके अच्छा। उनको सम्मानित किया था। जी। हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे आयुर्वेद मंत्री भी हैं, प्रेमचंद बैरवा जी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी की प्रेरणा से। जी जी। और उस समय से ही हमने योगा का एक कर्टन रेजर होता है 50 दिवस का, उसको हमने शुरू किया था। और सब लोग विभिन्न स्थानों पे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में, सब जगह सुबह सुबह एक योगा की थीम पे योग कर रहे हैं। जी और इसकी परिणति होगी 21 जून को। जी जी। और इसके लिए हम सारे जितने स्कूल्स हैं, सारे कॉलेजेस हैं, सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जी। हमारे जितने भी वृद्धाश्रम हैं, इवन जेल में भी योगासन हम करवा रहे हैं जी। ताकि हमारे जो कैदी हैं, हमारे जो पुलिस फोर्स है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, जी उनको भी एक अच्छा अनुभव हो, मानसिक शांति मिले। जी। और इस स्ट्रेस के माहौल में, सोशल मीडिया के दौर में जी। वो अपने लिए अगर समय निकालते हैं तो इनके लिए स्वास्थ्यवर्धक है और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। जी 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 जी। सुबीर साहब, जैसे आपने कहा कि सुबह माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भाषण से शुरुआत होगी और एक प्रोटोकॉल को हमने शुरू करेंगे हम। जी जी। कितना अच्छा हो ये प्रोटोकॉल प्रति दिवस ये सुबह के समय अगर लागू हो जाए। और जैसा कि आपने तैयारियों का बताया, स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी संस्थाओं की तैयारी, लेकिन जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर सरकार से जो थोड़ा दूर है, विभाग अलग है वो सब, और वो अपने व्यक्तिगत रूप में अपने काम को करते हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी के निर्देश आपने दिए हैं? सब जगह एक तरह से ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये संपूर्ण देश को जागृत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जी। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सब जगह ये इसको लागू कर रहे हैं हम। और इसको हम, अगर आप इसको करेंगे तो महसूस करेंगे। जी। और जितने भी वर्क प्लेस है, चाहे जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जी जी। ये सब इसको
काफ़ी इस पे ध्यान दे रही हैं। और चूंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, जी जी जी, फास्ट लाइफस्टाइल है हमारा, खान पान ठीक नहीं है, तो सब लोगों के लिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा इस तरह का है, लेकिन इन सब योगा इन सब से दूर है जी। कभी भी आप इसको किसी व्यक्ति से आप जोड़ नहीं सकते कि अगर वो लीन और फिट है तो योग के माध्यम से अपने को कर सकता है। हाँ, उसकी परिणति जरूर आवश्यक होती है, बिल्कुल, कि अगर हम योगा करते हैं तो आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का, जैसे योगा फॉर हेल्दी एजिंग का आपने बात करी, जी जी, कि जब हम उम्र दराज होने लगते हैं, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, जी जी, उसके बाद वृद्धावस्था में जाते हैं, तो धीरे धीरे जीवन में बदलाव होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं महिलाओं में, पुरुषों में, और उसको अगर हम मैनेज करना चाहें, उसको अगर हम जीवन को एक उत्सव की तरह लें, बिल्कुल, तो इसमें योगा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम योग को अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा संपूर्ण जीवन ही एक उत्सव बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि योग को हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए, तो अगर योग दिवस को एक दिन का इवेंट ना मानकर, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब योग दिवस होता है तब लोग योग करते हैं, तो उसे जन आंदोलन बनाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? हम कह रहे हैं, इसमें हमने प्रयास भी किया है, स्कूलों में भी हमने इंट्रोड्यूस किया है कि बच्चा एक छोटा पौधा होता है, और छोटा पौधा में अगर कोई चीज डिसिप्लिन इनग्रेन हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो हमारा पहला फोकस ये है कि छठी कक्षा 6th क्लास ऑनवर्ड्स विद्यार्थियों को हम इसमें उनके मन मंदिर में इसको हम रोपित करें, ताकि ये बच्चे इसको आगे बढ़ाएं अपने फैमिली में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, परिवार में जाकर अगर योग की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से परिवार के लोग भी इसके प्रति आकर्षित होंगे। तो जैसा आपने मैडम ने कहा कि इसको एक दिन का इवेंट न बना के बिल्कुल पूरा जीवन पर्यंत करें। तो अगर हम कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि 21 दिन तक अगर किसी कार्य को किया जाए तो ये आपके जीवन में सम्मिलित हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ये फोकस है, हमने ये कहा भी है कि कम से कम अगर प्रतिदिन न हो सके तो हम 21 दिन तक लगातार कोई शेड्यूल बना के, कैलेंडर बना के सारे स्कूल्स में, सारे इंस्टीट्यूशंस में जी 30 मिनट से लेके 45 मिनट का जो योगा प्रोटोकॉल है भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ, जी, उसको अगर हम लागू कर दें तो बच्चे 21 दिन के बाद खुद ब खुद करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने स्वयं महसूस किया है। मेरी बिटिया है 24 साल की, और उसने अभी 1 महीने से योगा शुरू किया है। अच्छा। और वो मैं देखता हूँ कि 6:30 बजे खुद ही बैठ जाती है कमरा बंद करके, और वो पूरा योगा प्रोटोकॉल करके, जो अनुलोम विलोम जी और भ्रस्त्रिका और जो योगासन होते हैं, सूर्य नमस्कार, जी जी, वो करती है। उसको देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जी जी। और ये बात मैं बताऊं कि ये स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान, भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान दिया था। इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जानकारी दी थी। जी। कैसे अपनी, जब आप देखेंगे हिमालय में कई योगी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल एक सिंगल वस्त्र पहन के, और जैसे देवराहा बाबा हुए, ये सब केवल अब सांसों के माध्यम से अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। और ये एक साइंस है ये, और इसका उल्लेख ग्रंथों में लिखा हुआ है, और कई योगी इसकी साधना करते हैं, और हम भी साधना कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि अगर आपको माइग्रेन हो रहा हो या आप अनईजी फील कर रहे हो, तो केवल अपना स्वर बदल दें। हमेशा देखिए, एक नॉस्ट्रिल से, नासिका से सांस चलती है। जी जी जी। अगर आप स्वर बदल दें तो निश्चित रूप से आपको तुरंत आधे घंटे में उसका लाभ मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, एक तरफ करवट लेके जिस तरफ चल रही है नासिका, उस तरफ अगर सो जाए तो दूसरी तरफ से नासिका का हवा का बहाव शुरू हो जाता है। और सांस पूरी गहरी लें। अगर गहरी सांस लेते हैं, बच्चे को देखते हैं आप, बच्चा पेट से सांस लेता है। हम लोग उथला सांस ले रहे हैं आजकल। जी जी जी। हृदय तक ही रह जाता है जी। अगर हम पेट तक सांस ले तो शरीर के जो विसरल जो अंग है, उन सब तक हमारा श्वास पहुंचेगा, और हमारा श्वास पे ही तो पूरा जीवन है। और श्वास ही योग है। जी जी। श्वास ही, हम आयुर्वेद है, श्वास ही योग है।
जी जी जी। सुखबीर कुमार साहब, जिस तरह से आपने हिमालय के तपस्वियों का जो उदाहरण दिया है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है और सभी लोग उसका अनुसरण करें थोड़ा बहुत भी तो काफ़ी राहत उनके जीवन में मिल सकती है। हम बातचीत करते करते एक शब्द पे बहुत जा रहे हैं और वो है स्ट्रेस। ये आज के ज़माने में, आज की युवा पीढ़ी में ये स्ट्रेस कहाँ से आ गया है जिसका वो अनुसरण कर रहे हैं बजाय योग के? जरा सी कोई बात होती है और युवा स्ट्रेस में आ जाता है कि इसका समाधान कैसे होगा, जबकि समाधान स्वयं उनके हाथों में है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं और योग की तरफ जो उनका ध्यान जाना चाहिए थोड़ा सा भटक जाते हैं। देखिए, इसका महत्वपूर्ण कारण है, मुझे लगता है कि जो संचार माध्यम है, जी जी, मोबाइल की जो संस्कृति है, सोशल मीडिया है, आपको अफर्मेशन लेना है दूसरे से जी। फेसबुक पे आप फोटो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, जी जी जी, एक्स पे जाते हैं और ये चाहते हैं कि हम कितना अफर्मेशन हुआ, कितने व्यूअरशिप आए जी। हमारा अटेंशन स्पैन हमारे बच्चों का भी देखिए, हाँ। छोटे बच्चे भी होते हैं, हम उनको मोबाइल थमा देते हैं, बिल्कुल, फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं। गलत है ये, हाँ, और ये सबके लोगों में समस्या है। ये बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है, अगर आप देखेंगे जी जी, तो 2 मिनट के बाद ही कहते हैं बोर हो गए, बोर हो गए। हम अपने समय को याद करते हैं बचपन के, उस समय हम घंटों खेला करते थे मिट्टी में, बिल्कुल, हाँ। कई हाथ पांव कट जाते थे, छिट जाते थे, सिर पे चोट लग जाती थी और घर पे आते थे तो और अलग से पिटाई होती थी जी जी जी। आजकल तो बच्चे को हाथ नहीं लगाते, अब वयस्क भी मैं कह रहा हूँ, हाँ। हम सब लोग मोबाइल के गुलाम हो गए हैं जी जी, और इसके कारण हमारा अटेंशन स्पैन इतना खराब हो गया है जी। तो इस अटेंशन स्पैन को सुधारने का एक ही अगर रामबाण है तो वो है मेडिटेशन। अगर आपने आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया जी, श्वास पे कंट्रोल कर लिया जी, मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है जी, और इस चीज को आप महसूस करेंगे, आंतरिक शांति को जी जी जी। बहुत बहुत सही आपने बात कही है जी, और आपने जो स्कूल की बात की, रोशनी, जो सर ने बताया अपने स्कूल का ज़माना, मुझे अपने स्कूल का ज़माना याद आता जी जी, बिल्कुल। तो क्यों ना सुबीर साहब हम आपके स्कूल के ज़माने में चलें। जिस तरह से आपने कहा कि हम बचपन में मिट्टी में बाहर खेलते थे, छोटी मोटी चोट तो आम बात थी, आजकल तो हम बड़े कंसर्न हो जाते हैं बच्चे को चोट कैसे लगी। उस समय तो हम इससे इंजॉय करते थे, आनंदित होते थे इस बात को लेकर। कैसा रहा आपका बचपन, कैसा रहा, वो जगह कौन सी थी जहाँ पैदा हुए, कैसा स्कूल का ज़माना रहा? जी, मैं पटना में पैदा हुआ, बिहार का। वहाँ पे सुविधाएं चूंकि उस समय जानते हैं काफ़ी कम थी जी, जी, जी। सरकारी स्कूल में मेरा अध्ययन हुआ बचपन में, और मुझे याद है कि हम लोग बहुत जल्दी उठा करते थे सुबह सुबह जी, तो वो अपने आप में योग था। बिल्कुल सही। अगर आप सुबह सूर्योदय के पहले अगर आप उठ जाते हैं तो निश्चित रूप से योग का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन और योग की शुरुआत है जी, वहीं से हो जाती थी जी जी जी। और बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल था। मुझे याद है हम पैदल चल के जाते थे स्कूल, स्कूल में सुविधाएं नहीं थी, स्कूल में क्लासेस बहुत रेगुलर हुआ करती थी जी जी, हम सीखा करते थे, लिखते बहुत थे जी, और हमारे जो टीचर होते थे वो उस समय हमें एक खेल का भी पीरियड होता था, और हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपने आप इनग्रेन्ड थी, क्योंकि उस समय कोई इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, वीडियो गेम्स नहीं थे, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, ट्रंक कॉल से फ़ोन लगा करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम लोग, हमारा बड़ा रूटीन था, और मुझे याद है कि एक कार्यक्रम होता था हवा महल जी, 8 बजे 8:30 बजे होता था, उसको सुन के हम सोते थे। आप सोचिए कि 8 बजे हम लोग सो जाते थे जी जी, तो ऑब्वियसली हम 4 बजे 4:30 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती थी। बिल्कुल। आज के ज़माने में 8 बजे सो जाए तो आपको कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, बीमारी हो गई जी, बिल्कुल। तो ये ऐसे सोसाइटी में ये चीज़ें आ गई जी, कि हम 12 बजे सो रहे हैं। अब जो 10 से 12 के बीच का जो पीरियड होता है जी, वो नींद के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है जी जी, उसको हम मिस कर जाते हैं। तो हमारी नींद कभी पूरी नहीं होती और हमारे शरीर में फटीग रहता है हमेशा। बहुत सही बात की आपने जी। तो अगर हम अगर 10 बजे तक हम सो जाए, अक्षय कुमार जी हमेशा कहते हैं, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ कि कोई पार्टियां नहीं करते हैं, वो 10 बजे सो जाते हैं जी, जी, जो भी व्यक्ति 10 बजे के पहले सो जाएगा तो 10 से 12 के बीच में 2 घंटे का जो नींद होता है जी, जी, वो 4 घंटे के बराबर होता है। रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं इसको, रैपिड आई रेम स्लीप जो होती है, उसमें
सारी जो थकान है, अपना बॉडी भी तो सोता है ना। जी बिल्कुल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी आराम चाहिए, हम वो समय उनको देते नहीं हैं, और जिस कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं, ये योग के माध्यम से हमें लौटना पड़ेगा, हमें अपने शरीर को विराम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो शरीर को अगर हम सहूलियत नहीं देंगे तो हमारे जीवन में स्ट्रेस तो आएगा ही। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल आपने सही कहा। स्ट्रेस की बात हुई, और जिस तरीके से आपकी ड्यूटी है, आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, 24/7 आपका काम रहता है, ऐसे में आप योग के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? देखिए, योग का अपने जीवन में अगर आप इसको सम्मिलित कर लें, जी जैसे आप सुबह बैठ जाए, मैं पूजा करता हूँ, जी पूजा करता हूँ तो मैं 1 घंटे पूजा करता हूँ, उसमें लगभग 40 से 45 मिनट मेडिटेशन होता है, मंत्रोच्चार होता है। जी जब आप आंखों को बंद करते हैं जी और जब आप अपनी नाड़ी पे शोधन करते हैं, जी अपनी जो ईरा, पिंगला और सुषुम्ना को जागृत करते हैं, जी तो आप महसूस करते हैं अपने शरीर को, कि आपके शरीर में जैसे शरीर के नसों में कैसे प्राण प्रवाहित हो रहा है। हम केवल अस्थि, मज्जा और रक्त की बात नहीं कर रहे हैं। जी 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 हमारे आयुर्वेद में इसका उल्लेख है, मेडिटेशन हमारे शास्त्रों में। हम कहते हैं ना, प्राण निकल गए किसी व्यक्ति के, तो प्राण जो है, प्राणिक जो वो आदमी के कर्मा से जुड़ा होता है। जी जी अगर आपने उसको जागृत कर लिया हाँ जी तो आप बड़ी आंतरिक शांति महसूस होती है। अगर मैं मेडिटेशन न करूं, सुबह सुबह अगर हम पूजा नहीं करें, जी तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। कुछ छूट गया हो, सही कहा आपने। तो वो एक जीवन में जो ठहराव, स्थिरता और कभी गुस्सा नहीं होना, जी 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 जो रेज नहीं आना, रिस्पॉन्स देना, रिएक्ट नहीं करना, ये सब चीज मेडिटेशन, योग से ही आएगी। जी 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 और कहे आप क्या, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर से तो नहीं लगता कि आप योगा करते होंगे। मैंने कहा, योगा का कोई मतलब नहीं है जी आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आप बिल्कुल। मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं। जी 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 ये आपकी आंतरिक शांति है। अगर आपने इसको साध लिया, और ये हर व्यक्ति अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर लेके पैदा होता है, तो कि आप आउटर स्ट्रक्चर से आप उसकी आप गणना नहीं कर सकते कि अंदर से कैसा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये हम सबसे मेरा निवेदन है, चाहे आप ओबीस हो, चाहे आप ओवरवेट हो, चाहे आप लीन हो, चाहे अंडरवेट हो, सब लोगों को योग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि दिमाग अगर संतुलित होगा तो हम स्वयं का भी और किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व बहुत अच्छी तरह कर जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। सुरभि साहब, आपने जिस तरह से बचपन का बताया कि सुबह उठना ही, जल्दी उठना ही अपने आप में एक योग है, तो वो बचपन का जब जमाना आगे बढ़ा तो पहला कौन सा दिवस था या कौन सा समय था जब आपने पहली बार योग किया? जी, मुझे ऐसा तो स्ट्रक्चर्ड रूप में योग के बारे में, पिताजी हमारे पूजा किया करते थे, जी 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 तो उस समय वो मेडिटेशन की बात किया करते थे, ध्यान की बात करते थे कि अगर आप ध्यान करते हैं तो पिताजी को देख के जी मुझे ध्यान की परिकल्पना हुई। मेरे और भी भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है, जी मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा जी लेकिन वो लोग उतने ध्यान से देखते नहीं थे पिताजी को। अच्छा अच्छा लेकिन मेरे पिताजी जब करते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आप बैठ के बिल्कुल बिना हिले, कभी कभी मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, सांस नहीं चल रही है पिताजी की, जी जी तो मैं डर जाता था। अच्छा। फिर मुझे एक जिज्ञासा हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे, ये आप बिल्कुल हिलते नहीं है, मुझे तो डर लगने लगता है, छोटा बच्चा दिखता है पिता को अपने स्थिति में। बिल्कुल तब उन्होंने इसकी महत्ता बताई अच्छा कि हम देवी के साथ, हमारे देवी की उपासना करते थे, कि देवी के साथ सायुज्य स्थापित करते हैं। सायुज्य मतलब एकांतता, मतलब एक एकांत में उनके साथ, ईश्वर के साथ एक लय में हो जाना। जी जी। जी 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 उससे मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई थी, हाँ हाँ और इसके कारण मैंने उस समय बचपन से ही बैठ के देखना, शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, छोटा बच्चा है, लेकिन पिताजी ने कहा कि विचार आते हैं तो आने दो, जाने दो, उसको महसूस करो केवल, जी जी और सांसों पे फोकस करो। वाह तो उस कारण सांसों पे फोकस करते ही मुझे ये अच्छा लगा, और मैंने आपको बताता हूँ, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया। जब से मैंने सांसों पे फोकस किया, तब से मुझे मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगती थी, जी और गणित विषय से ही मैंने आईएएस किया। अरे वाह मैं इंजीनियरिंग की, मैंने गणित में बहुत अच्छे नंबर आए, जी और इस कारण मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। गणित से मैंने प्रीलिम्स में, उस समय वैकल्पिक विषय होता था जी मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग करने के उपरांत HL बैंगलोर में मैंने काम किया, अच्छा उसके उपरांत दिल्ली आ गए, और फिर मैंने गणित विषय लेके, सब लोग कहते थे गणित विषय में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन गणित विषय ने मुझे एक सांसों की निरंतरता से,
और सांसों को साधने से गणित इतना आसान हो गया मेरे लिए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। आपने योग से जिस तरीके से बताया है, योग को बहुत ही अगर डीप में बोलें तो बहुत ही डीप होकर अपनी चीज़ें बताई हैं, महसूस की हैं। तो आपने अब तक का जो सफ़र तय किया है, कहीं ना कहीं योग ने भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाया है। तो यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। योग जीवन में, जैसे मैंने कहा, पिताजी से मैंने सीखा कि उनको देख के मैंने महसूस किया। जी। मैं थोड़ा सा जल्दी मैंने 10th कर लिया था। अच्छा। जल्दी भी मैंने 12th कर लिया था, एडमिशन भी हो गया था। 19.5 साल का था तब मेरी नौकरी लगी थी HL बैंगलोर में। अच्छा, ओहो, क्या बात है। मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी उस समय तक। उस समय हमारे यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं थी जी 10th 12th करने की। तो मेरे पिताजी ने, चूँकि मैं थोड़ा सा अच्छा विद्यार्थी था, शांत रहता था, तो कुछ क्लासेस मैंने स्किप करा दिए थे शुरू में। अच्छा। तो इस कारण मैंने जल्दी इंजीनियरिंग कर ली। फिर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था फिडजी में। फिडजी करके एक इंस्टीट्यूशन है जी जी जी, जो IIT की कोचिंग देती थी। हाँ जी। दिल्ली आ गया था मैं, 1 साल काम किया HL बैंगलोर में। मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वहाँ पे था, हेलीकॉप्टर डिवीज़न में बैंगलोर में काम किया। लेकिन मुझे वो लगा कि नहीं, कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है, मेरा एक ही गाय नहीं है ये। तो मैंने वो उसको छोड़ के फिर यहाँ पे मैंने दिल्ली आके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मन में तो इच्छा थी ही कि अगर हम बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो सिविल सर्विसेज के प्रति काफ़ी रुझान रखते हैं। अच्छा। और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपना 2021 वर्ष की अवस्था में, 1998 में, 97 में। और मेरा प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया। जी जी जी। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो संतुलित होके या शांत भाव से अगर आप साधना करें, पढ़ाई करें, जी जी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इसमें मैं योग को ही मानता हूँ कि अगर आप सांसों पे अपना नियंत्रण करते हैं, मन पे नियंत्रण कर लेते हैं, जी जी, तो मन के राजा जीते हैं, मन के हारे हार। बहुत सही बात, बहुत सही। तो ये मन पे साधने का उपाय योग है, सांस है, आपके स्वर विज्ञान है। जी 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 जी, बहुत सही आपने बात की। रोशनी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इतनी जो सारी बातें हो रही हैं व्यक्तिगत जीवन की भी और योग के बारे में, जिससे आप तंदुरुस्त रहें, ये बातें हो रही हैं आज आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार साहब से। आज हमारे बीच आए हैं सुबीर कुमार साहब। तो सुबीर कुमार साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके उस दौर में, उस दौर को जीते हुए जहां आपका बचपन भी बड़ा और स्कूल में पढ़ाई भी हुई। बतौर IAS पहली पोस्टिंग से लेकर अब तक जितना भी आपने नेतृत्व किया जिन विभागों के, उस बारे में बताएं। देखिए, मैं पहली ट्रेनिंग जोधपुर में हुई 1999 में। 2000 में मैं प्रतापगढ़ में पोस्टेड हुआ जी। 2000 में जब मैं SDM था, हाँ जी, तब मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से हुई। जी जी जी, वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं से हमारा प्रेम विवाह हुआ उस समय। अच्छा अच्छा, अंतर जातीय विवाह हुआ जी, अंतरराज्यीय विवाह हुआ। अच्छा, तो इस कारण जो हमारे पेरेंट्स थे जी, जैसे उस समय की भावना थी, उस समय काफी विरोध होता था जी जी, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है जी जी। और आज 25 वर्ष पूरे हो गए जीवन के। अरे वाह। और हम बहुत खुश हैं जी जी, क्योंकि मैंने महसूस किया है जो पोस्टिंग हुई है, ऐसे बताते हैं, मैंने डूंगरपुर कलेक्टर था, मैं 2003 में लगा जी। 4.5 साल की सर्विस में ही कलेक्टर लग गया था मैं। और 2.5 साल वहाँ डूंगरपुर कलेक्टर रहा। फिर मैं 2 साल बाड़मेर कलेक्टर रहा जी। 1 साल टोंक रहा, 1 साल हनुमानगढ़ गंगानगर रहा। फिर मैं कमिश्नर रहा बीकानेर। बीच बीच में हायर एजुकेशन में जो मैं कमिश्नर था, छोटे छोटे पीरियड अंतराल के लिए जी, लेबर कमिश्नर था जी। तो ये बड़ा वैरायटी रहता है इस सर्विस में, इस सेवा का, सिविल सेवा का जी। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है हाँ। कि आप बहुत ही अलग अलग विषयों पे, अलग अलग विधाओं के बारे में आपकी पोस्टिंग होती है, अलग अलग जिलों में पोस्टिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं मेरी जी, जी। और बेटी होने का एक फायदा मैंने महसूस किया जी, कि जो घर में जो कलर रहता है ना, रंग रहता है हाँ, हाँ, हाँ। वो उसकी कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकता। बहुत सही, वो चहकना, वो थिरकना, वो रंग जी, जी, वो चीजें
मैं कुछ पूछता हूँ लोगों से जिनके बेटे होते हैं, तो वो कोने में बैठे रहते हैं केवल। जिनके बेटे हैं उस बात को भली बात ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन जिनके घर में बेटियां होती हैं, दिन भर चहल पहल, मतलब चिड़ियों की चहचहाहट जैसी बनी रहती है। तो मैं इस बारे में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां बहुत लायक हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी हैं, सेवा भावी हैं, धार्मिक हैं, और मुझे पूरे जीवन से कोई शिकायत नहीं। पूरा जीवन मैंने भी महसूस किया है, जब मेरी पत्नी भी पूजा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी भी अब मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हो गई है। बताया आपने। जी। तो ये चीज़ें कुल मिला के हमारे पूरे जीवन को आप देखें कि जो पौराणिक संस्कृति में हमारे जो जीवन को शांत रखने की और जीवन को खुश रखने की जो प्रवृत्ति है, वो योग से ही आई है, स्वास्थ्य से ही आई है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। तो रोशनी, कितनी अच्छी बात है, हम मिलकर बधाई देना चाहेंगे सुखबीर साहब को कि आप अपने वैवाहिक जीवन के रजत जयंती वर्ष को मना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी। बहुत सारे विभागों में आपने काम किया है, तो जाहिर है अलग अलग चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी। तो उन चुनौतियों के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके की चुनौतियों का आपने सामना किया है अब तक। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती आई थी जी, ये मैं बाड़मेर जिले में जब कलेक्टर था जी, तो 2006 में एक बहुत ही बाढ़ की विभीषिका हुई थी। अच्छा। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, उस समय ये बारिश हुई थी, जैसलमेर से पानी लगातार 3 दिवस तक बरसात हुई थी, 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। जी। और ये बाड़मेर जिले में जो हमेशा रेतीले वहाँ की मरुभूमि है, वहाँ पे इस विभीषिका का सामना करना, और वो एक बहुत भयावह स्थिति थी। इसमें लगभग 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और कई लोग, जब हम इस बात को ध्यान देते हैं, मुझे याद है कि लोगों को हमने जब कहा था, प्रेरित किया था, या जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया था, जो नीचे स्थानों पर बैठे हुए थे, लोगों ने मना किया था। अच्छा। और बहुत मुश्किल से कई लोगों को हमने रेस्क्यू भी किया था। अच्छा। जी। इसमें वायुसेना का जो वहाँ पे स्टेशन है कवास में, वहाँ पे लोगों ने बहुत रेस्क्यू किया था लोगों को। लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को हमने रेस्क्यू किया था। और उसमें 3 हमारे जो वायु सैनिक हैं, उनकी जान भी गई थी। और वो पूरा पीरियड था, बहुत मुश्किल था। जी। और आप देखिए, वो कवास करके एक एरिया है बाड़मेर में, वहाँ 6 महीने तक 21 फीट पानी भरा रहा था। तो हमारी जो उसका सारे देश के डिग्नेटरीज हैं, उन्होंने वहाँ विजिट किया था। और एक केंद्र बिंदु था लगातार 6 महीने तक। वो एक बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था वो मेरे लिए। 2.5 महीने तक मैं तो घर भी नहीं गया था। और उस समय मुझे याद है कि करीब 20 दिवस तक हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बिजली के बिना हम लोगों ने काम किया था। जी। सब लोगों ने बहुत मनोयोग से काम किया था। कुछ हमारी चुनौतियाँ भी थीं जी। और उस समय मुझे ऐसा लगता था, कई बार मुझे महसूस होता है कि वो सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड था मेरे जीवन का। क्योंकि कई बार जब मैंने रात में, मैं 8 बजे था कवास में, जो रेतीले टावर पे जो लोग थे, रेतीले अपने जो टापू पे, जी। और वो चूँकि रात में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता क्योंकि लिमिटेशंस होते हैं, और उनको मैंने बचा नहीं पाया, तो वो भी मेरे लिए बड़ा हृदय विदारक था कि उनको जाते देखना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन वो चैलेंज जो मेरे लिए था कि मैंने जो बाड़मेर की जो बाढ़ की विभीषिका है, उसको मैं जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता। जी। सुखबीर साहब, आप आदिवासी क्षेत्र में भी कलेक्टर रहे हैं, वहाँ पे भी अपनी एक चुनौतियाँ रही होंगी, क्योंकि हम शहर के लोग कुछ चीज़ जो समझ जाते हैं, वो आदिवासी क्षेत्र के लोग आसानी से नहीं समझ पाते। उनको समझाना, फिर उसको उसी धारा में लेके आना अपने आप में एक चुनौती है। वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, आदिवासी क्षेत्र में मैं प्रतापगढ़ में था STM पोस्टेड, फिर उदयपुर में था CO जिला परिषद जी, फिर डूंगरपुर में था लगभग 2.5 साल जी। तो पूरे जीवन के लगभग 5.5 से 6 साल तक मैं आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है जी। वो मैंने देखा, आदिवासी क्षेत्र में लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। जी। मैंने उनकी जो तीरंदाजी की जो कला देखी, जो एथलेटिक्स में जो उनका रुझान देखा, वो अविस्मरणीय है। वो हमेशा आप उनको बीट ही नहीं कर सकते। एक चीज मैंने वो महसूस किया कि वो रोज कमाओ रोज खाने की प्रवृत्ति पे रहते हैं, संचय नहीं करते जी। और इस कारण बहुत उनको इनकेस कोई
दिक्कत आ जाए, बीमारी हो जाए या शादी ब्याह हो जाए, तो उसमें वो कर्जा लेते हैं। तो वो मुझे हमेशा लगा, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना शुरू की जी किसानों को पैसे देने की, जी सहायता देने की, बहुत सारी योजनाएं आई। इसमें अगर गर्ल चाइल्ड हो तो उसको भी पोषण के लिए भी पैसे मिलते हैं। जी आपने जननी सुरक्षा योजना भी पैसे मिलते हैं। उस समय ये योजनाएं नहीं थी या बहुत कम थी। जी तो एकाएक जब कोई अगर एक्सीजेंसी आ जाए, जी कोई अगर विभीषिका आ जाए परिवार पे, तो एकाएक अपनी गरीबी रेखा से नीचे आ जाता था। जी तो वो मैंने महसूस किया कि अगर हम बचत की प्रवृत्ति को विकसित करें जी और साहूकारों के चंगुल से अगर हम जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको मुक्त करें, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्याज पे लोन लेते हैं, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा महीने पे। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे बैंक में 6 रुपये सालाना पे मिलता है, 6% सालाना पे, जी 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 और वहाँ पे उनको मिलता था 2 रुपये, तो 24%, 36%, 40%, इवन कभी कभी एक्सीजेंसी पे 5% ब्याज पे महीने का। तो ये चीज़ें उनको पूरा ही उनके आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ही विचलित कर देती हैं। तो ये चीज़ें अगर हम ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करा सकें और उनको समय पे पोषण दे सकें, क्योंकि वहाँ महिलाएं भी बहुत एनीमिक होती हैं। जब वहाँ हम जब जननी सुरक्षा जब डिलीवरी होती थी तो हम हेमोग्लोबिन चेक करते थे, तो 7 या 8 आता था महिलाओं का। अच्छा। इस स्थिति में अगर हम प्रसव करना हो तो डॉक्टरों के लिए भी चैलेंज होता है। बिल्कुल चैलेंज है। हाँ। तो ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जंगल में, हमारे क्षेत्र में, ट्राइबल एरियाज में, जी जी जिसको अगर हम सही ढंग से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा पोषण मिल सकता है। तो ये बताने की आवश्यकता, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं। जी जी जैसे हम अगर महुआ बताएं, पालक है, जो सब्जियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं जंगलों में, जी 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 उसको अगर हम उपयोग करें तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं उसमें, और इन सब की पूर्ति की जा सकती है। जी 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 लेकिन वो अपनी जानकारी के अभाव में हम इसको कर नहीं कर पाते। जी तो ये आवश्यक है कि हम उनको एक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं लोगों की, और दूसरा ये पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दें। जी जी तो पूरा परिवर्तन आ जाएगा। रोशनी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, और आपने जिस तरह की जड़ी बूटियों का या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो वास्तव में उपयोगी हैं, खाने लायक, उस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने खाद्य और वितरण विभाग का भी नेतृत्व किया है, तो जहाँ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात आती है, वहाँ किस तरह की ये चीज़ें लाभान्वित कर गई उस बात में जो आपको अभी ज्ञान है? देखिए, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट मेरा 1 वर्ष तक मेरा कार्यकाल रहा जी जी, और मैंने उसका काफ़ी जो ऑटोमेशन चल रहा था पहले, लेकिन उसको मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गेहूं का वेयर हाउस से लेके जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, उन सब का मैंने ऑटोमेशन किया था उस समय। जी जी जी। पहले भी ये चल रहा था लेकिन वो स्ट्रीमलाइन नहीं था। जो ट्रक से लेके वेयर हाउस से जो फेयर प्राइस शॉप तक गेहूं पहुंचता है, जी जी जी, और 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति जो हमारे 80 करोड़ लोगों को मिलता है, तो उसमें बीच बीच में अगर लीकेज है जी, तो इस कारण बहुत दिक्कत आती है और लोगों तक अनाज पहुंचता नहीं था। तो ये राजस्थान में अब 100% ऑटोमेशन हो गया है जी जी। कि हम सबका ध्यान रखते हैं कि कितना क्विंटल अनाज या कितना टन अनाज वेयर हाउस से निकला और कितना एफपीएस शॉप तक पहुंचा, और सामने वाले व्यक्ति को पॉस मशीन के माध्यम से जी जो पॉइंट ऑफ सेल होता है जी, उसमें अंगूठा लगाने के उपरांत या आइरिस के माध्यम से सामने वाले जो अंतिम व्यक्ति उसकी पहचान करने के उपरांत ही वो गेहूं दिया जाता है। और सबका मैनेजमेंट है इसमें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जी, कि ऊपर से कहाँ कितना गेहूं चला जी और अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा, उन सबका एक कैलकुलेशन आ जाता है। और एआई के माध्यम से, एआई को भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अच्छा अच्छा, अगर कोई लीकेज होता है, हाँ कोई अगर 2% या 3% जैसे भी वेरिएशन आता है, जी, अब तो और भी हो गया है अच्छा कि 0.02% भी आ गया है, हाँ, तो वेरिएशन होती है तुरंत उसकी हमारे रेड फ्लैग आ जाते हैं और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्तर पे लीकेज हो रहा है। जी 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 जी। आप बीकानेर और भरतपुर के भी संभागीय आयुक्त रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के जनमानस को आपने किस तरह से वहाँ नेतृत्व किया? जो भी आपका कार्य आप
आपके पास था, जिस विभाग का आपने नेतृत्व किया है, वहाँ किस तरह का अनुभव रहा, वो बताएं। बीकानेर जैसे मैं बता, संभागीय आयुक्त होने के कारण एक सुपरवाइजरी वर्क होता है। कलेक्टर जो होता है वो जिले का फलक्रम होता है, जिसके इर्द गिर्द धीरू धुरी में पूरा जिला घूमता है। जी जी। संभागीय आयुक्त का जो कार्यक्षेत्र होता है वो उस कलेक्टर के सुपरविजन का होता है। वो सुपरविजन करते हैं कि इन केस कोई दिक्कत आए जी तो कैसे हम कलेक्टर का हैंड होल्डिंग करें और इसको सहयोग करें। तो चूंकि वो बीकानेर जिले में बहुत सारा गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है जी। समय में, हमारा जो गेहूं का धान का ये गेहूं का कटोरा बोलते हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर को, तो वहाँ से मूंगफली का प्रोक्योरमेंट होता है। वहाँ पे कोई कभी कभी वहाँ पे सूखा पड़ता है तो वहाँ विपदाएं आती हैं। वहाँ पे पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा। अच्छा। ऐसे वो इंदिरा गांधी कैनाल होने के कारण उन क्षेत्रों में पानी पहुँच गया है काफ़ी जगहों पे, लेकिन फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्या है वो हमेशा रहती है। तो ये राजस्थान के संस्कृति में अब जैसे पशुधन है यहाँ पे, तो पशुधन को अगर हम नियंत्रित कर लें, उनको हम अच्छा स्वास्थ्य दे सकें, तो इससे बीकानेर चूँकि वहाँ दूध का एक बहुत बड़ा केंद्र है, पूरा वो क्षेत्र जो है, तो वहाँ पे कैसे हम उनको उत्तम चारा उपलब्ध करा सकें और वहाँ पे ये सब चीज़ें वहाँ के लोगों को कर सके। वहाँ ऐसे संतोषी लोग हैं, इस तरह की कोई समस्या आती नहीं है। राजस्थान की संस्कृति में मैंने देखा खान पान भी अच्छा है लोगों का। बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ मैंने देखा उसके मुकाबले तो राजस्थान की खान पान और संस्कृति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। जी। तो ये चीज़ें मैंने महसूस की। चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन वो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम शांत भाव से, मनोयोग से किसी समस्या को के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो अपने आप निकल आता है। उसको समय देना पड़ता है। बिल्कुल सही आपने कहा। बिल्कुल आपने अपनी चुनौतियां हमसे साझा की है, किस तरीके से आपके सामने चुनौतियां हैं और आपने उनका सामना किया। सरकार की जो योजनाएं होती हैं और जनता के जो बीच का पुल होता है वो आप हैं, तो किस तरीके से आप सरकार की जो योजनाएं होते हैं वो जनता तक पहुँचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आपके खुद के क्या कदम होते हैं? जी देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉनिटरिंग, कि अंतिम व्यक्ति तक हमारा जो लाभ है योजनाओं का वो पहुंच रहा है कि नहीं। बिल्कुल। और इस मॉनिटरिंग का सबसे उत्तम उपाय है टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो कौन सी योजनाओं में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, SMS आ जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि अगर सरकार ने 6,000 रुपये किसान के खाते में डाले तो नोटिफिकेशन आ जाता है उसके पास। बिल्कुल सूचना आ जाती है। जी। मैंने ये भी कोशिश की थी कि जैसे ही 5 किलो गेहूँ अगर 4 सदस्य हैं तो 20 किलो गेहूँ जैसे मिले तो उसके पास अब शायद वो नोटिफिकेशन भी आने लगा है। तो अगर सारी योजनाओं के बारे में सुपाठ्य अगर उसको नोटिफिकेशन मिल जाए हिंदी में आपके उसके भाषा में, तो उसको पता लग जाएगा कि योजनाएं मेरे लिए हैं और ये योजनाएं मेरे लिए आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो योजनाओं के बारे में, जागरूक करना आवश्यक है। अगर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति उसको जानकारी होगी और उसके पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उससे उस अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंच जाएंगी। बहुत सही आपने बात कही। सुबीर साहब, आज सुबह आपसे बात करने से पहले रोशनी से बात हो रही थी, तो रोशनी को काफ़ी सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में थोड़ी जानकारी है, मुझे सिखा रही थी कि किस औषधि का कैसे उपयोग होना चाहिए। आप तो आयुर्वेद विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं और योग में भी आपकी बहुत रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी हम लोग मनाने के लिए पूरी तैयार हैं। कैसे आयुर्वेद और योग का सामंजस्य प्रति व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है? जी देखिए, जैसे आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं। जी। इसलिए कि आयुर्वेद में अगर हम, जैसे मैंने कुछ बताता हूँ, मेरी कुछ पेट में हमेशा समस्या होती थी, तो एक मेडिसिन है IMPCL की, फल त्रिकादि क्वाथ। अच्छा। आंवला बहरा सब कुछ मिला होता है और उसमें उसके आप कैसे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो उससे आपको निजात मिल सकती है। जी। तो मैं इस मेडिसिन का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इसने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। जी। इसके अलावा अगर हम
जीवन के किसी भी कि आप किसी भी रोग से ग्रसित हो, जी आयुर्वेद में आपके किचन में इसका उपचार संभव है। आपके रसोई में जो अजवाइन है, बिल्कुल, जीरा है, सौंफ है, आपकी काली मिर्च है, जी 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 हल्दी है, जी आप इनकी मेडिसिन वैल्यू देखिए, मेडिसिनल वैल्यू देखिए आप, जी जी आप हतप्रभ रह जाएंगे। हाँ 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 हमारी जो माएँ होती थी, जब हमारे पेट दर्द होता था तो हींग को घोल के पेट के नाभि में लगा देती थी। बिल्कुल सही, हाँ। अब मुझे याद आता है वो सब समय, जब हमारे चोट लगती थी तो हल्दी और चूना लगा के वहाँ पे लेप लगा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे भी मूंछ है वो ठीक हो जाती थी। आजकल तो हमें एक्सरे करा लेते हैं, तुरंत बैंडेज लगवा देते हैं। जी 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 और मेरा भी पाँव पे चोट आई थी जी तो डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं लगाऊंगा, बहुत मुश्किल होती है। मैंने अपनी पत्नी को देखा था, जी जी वो लगाए हुए, उनको बहुत मुश्किल आई थी। तो मैंने हल्दी चूना 3 दिन तक लगाया। जी मेरी पत्नी कहती थी कि इससे ऐसे कुछ नहीं होगा, ये नीम हकीम खतरे जान। जी 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 लेकिन मेरा ठीक हो गया वो, हाँ हाँ जो मेरी सूजन थी, वो लिगामेंट इंजरी थी, जी 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 वो ठीक हो गई। तो आप ये बड़ा महत्व है इन सब चीज़ों का। जी बिल्कुल। वैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टरी सलाह को इग्नोर करें आप। जी 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 अगर आपके फ्रैक्चर हो गए तो आपको तो लगाना ही पड़ेगा बिल्कुल प्लास्टर। बिल्कुल बिल्कुल लगाना लेकिन पड़ेगा। अगर आपको लगे हाँ। कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो कोशिश ये करिए कि आपके जो घरेलू जो उपाय हैं उससे अगर उसकी, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। बिल्कुल है, आप बिल्कुल पैरासिटामोल लेते हैं हम हर चीज़ पे, आइब्रूफेन ले लेते हैं, हम सब कुछ ले लेते हैं, जी उसका लिवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जी बिल्कुल आता है जी क्योंकि अगर आप लगातार अगर पैरासिटामोल लें 3-4 महीने तक जी तो लिवर और किडनी पे उसका बहुत बुरा इफेक्ट आता जी बिल्कुल सही जी, आपने बिल्कुल। बात की। है। लोग लगातार लेते हैं तो जी बहुत सी चर्चाएं हमने की हैं हाँ हाँ इनके साथ में, और जैसे कि आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और फिर हम वहीं चलते हैं योग की ओर। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का या बुजुर्गों का हम बात करें तो योग के लिए उनको कैसे प्रेरित किया जा रहा है? जी, हमारे जैसे मैंने बताया आपको, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं जी वो मैंने छात्रों को आइडेंटिफाई किया है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे टॉर्च बियरर हैं जी वो हमारे संदेश वाहक हैं। जी जी वो उनको अगर उनको भी हम प्रेरित करते हैं कि हम जैसे 21 दिन का हमने करिकुलम लिया है जी जी तो हम ये भी बताते हैं कि आप जाके अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, जी हमारी जो बच्चियां हैं स्कूलों में पढ़ने वाली, उनको भी कहते हैं जी कि जाके, खास करके हम जब पूर्व प्रसव की अवस्था में अगर हम योग को अपना लें तो बच्चे के जो आने वाला बच्चा है जी उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल और अगर हम करें तो जो आजकल तो 100% सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, पता नहीं बिल्कुल जी हमारे यहाँ तो कोई सुनते ही नहीं थे। जी 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 बचपन में मेरी माँ जैसे बताती हैं, जी तो ये सब है कि पहले बैठ के अपने आप योगा, दैनिक दिनचर्या में योगा सम्मिलित था। जी 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 जैसे आप पोछा लगाते हैं, जी आप सिलबट्टे पे आप चटनी मसाला पीस रहे, कुछ पीसते पीस हैं, रहे, हाँ जी जी चक्की पीसते हैं, जी वो योग ही है। बिल्कुल वो एक उसका एक हमने अब चूंकि हमने उसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया है। जी 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 पहले अनस्ट्रक्चर्ड था लेकिन योग था। जी सुबीर साहब, जितना अच्छी तरह आपने जो बता रहे हैं, ये बताया आपने कि हमारा जो अपना रसोई घर जी। है, बल्कि हर घर का रसोई घर आधा औषधालय है वो। जी, जी, बिल्कुल। वहीं पे आधी औषधियाँ हैं। बिल्कुल। चलने का समय हो गया सुबीर साहब, बहुत सारी बातें तो करने की बहुत मन में इच्छा है, जी, लेकिन बिल्कुल। अंतिम एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आधुनिक जीवन में हम जी रहे हैं, जैसा आपने बताया हम आधुनिक हो गए हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। अगर आज महर्षि पतंजलि यहाँ पर होते, आधुनिक जीवन में आने वाली जो जनता है जो हमारे सामने, उसको क्या संदेश देते, अपने शब्दों में बताएं। पतंजलि जी होते हैं तो सबसे पहले ये संदेश देते जी कि अपने लिए 1 घंटा निकालो। जी 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 कि अगर आप जैसे अक्षय कुमार जी कहते हैं जी कि अगर आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आपकी इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। बहुत सही बात आपने आप कही। जो पूरा हृदय है, आपका पूरा जो ऑर्गन्स है, वो आपको संपूर्ण जीवन पूरा 24/7 आपको एनर्जी देता है। जी आप उसके लिए समय नहीं निकालते तो आपके लिए बहुत बड़ा क्राइम है ये तो। बहुत उत्तम बात की सुबीर साहब आपने। सुबीर साहब, अब चलने का समय हो गया है, लेकिन अल्बेलो राजस्थान में आकर आपने आने वाली जो तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, प्रति व्यक्ति तक इसका लाभ कैसे पहुंचे, उस बारे में जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा
लगा मुझे भी। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। हमारे साथ आज अलबेलो राजस्थान में रहे आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार IAS, और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप प्रति दिवस योग को अपनाएं, सेहतमंद रहें, ताकि देश हमारा सदैव युवा बना रहे। अब अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को, और मुझे दीजिए आज्ञा रोशनी मिश्रा को। हम फिर मिलेंगे।